Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala wa ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Welcome to Siyasi Shatranj with Talha Jotai. Khawaateen o Hazrat, 18 जनवरी 2024 अलग सुबह पाक फौज ने ईरान के इलाके सीस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, ये वो दहशत गर्द तंजीमें हैं जिनके ठिकानों को निशाना बनाते हुए दहशत गर्दों का कला कमा किया गया, जिसके ऊपर पूरी कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। न सिर्फ शाना बशाना खड़ी है बल्कि खराज तहसीन भी पेश कर रही है जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई की गई, क्योंकि हमने देखा कि पहले भी ईरान ने पाकिस्तान की हवाई सोवरेनिटी को पामाल किया। यकीनन उन्होंने जब मिसाइल दागे पाकिस्तान की हदूद में, तो ये एक इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी ईरान में मौजूद दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। जिसके बाद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का बयान भी सामने आया कि पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेगा। शहबाज शरीफ ने भी पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के ऊपर मैं बस एक चीज सोचने पर मजबूर हुआ कि एक तरफ हम देखते हैं कि हमारा देरीना दुश्मन हमारे पड़ोस में है भारत, दूसरी तरफ हम देखते हैं अफगानिस्तान जो कि पाकिस्तान से नाखुश, तीसरी तरफ हम देखते हैं ईरान जिसके साथ अब ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान के पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात ऐसे हुए तो यकीनन पाकिस्तान के लिए आसानियां नहीं मुश्किलात पैदा होंगी। वो हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी, तरीक़ेकार के ऊपर आज सोचना होगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बात करें अगर इलेक्शन की, तो इलेक्शन में अब सिर्फ 20 दिन बाकी रह गए हैं, 20 दिन। लेकिन लगता नहीं ऐसे कि इलेक्शन में 20 दिन बाकी है, क्योंकि हम यही देख रहे हैं कि तैयारियां वैसी जोरों शोर पे नहीं है जैसे हम हमेशा देखते आए थे। जब भी इलेक्शन करीब आता है तो हमेशा एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, लोगों को ये समझाया जाता है कि वोट की अहमियत, आपकी जिम्मेदारी यकीनन आपको अदा करनी है। लेकिन अफसोस के साथ मैं इस दफ़ा देख रहा हूं कि कोई भी सियासी जमात हो या कोई दूसरे हमारे हुकूमती इदारे हो, वो पाकिस्तानी कौम को इस बात का एहसास नहीं दिला रहे हैं कि वोट देना कितना ज़रूरी है और वोट देते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किस तरह वोट देना चाहिए। वोट को इज्जत दो के नारे तो बहुत लगाए जाते थे अपने सियासी मंशूर को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन अवाम में शऊर बेदार करने के लिए अब ये कैंपेन नहीं चल रही है। मैं तो ये मशवरा देना चाहूँगा अरबाब इक़्तिदार और अरबाब इख्तियार को कि कानून साजी की जाए फौरन से सेनेट के अंदर, ये करारदाद भी पेश की जाए कि जो शख्स वोट नहीं देगा उसको ये सज़ा होगी, ये जुर्माना होगा, ताकि हर पाकिस्तानी को मालूम पड़ जाए कि वोट नहीं दिया मुश्किलात होंगी और हर पाकिस्तानी निकले वोट दे। 80-90% वोटर टर्नआउट होना चाहिए। अफसोस के साथ पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट 50% के करीब ही रहा। बात करें सियासत की, इलेक्शन की, तो इलेक्शन में हम जानते हैं हर जगह बोर्ड लग जाते हैं, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है कि कराची में कोई बोर्ड नहीं होगा। जिस सियासतदान ने अपना बोर्ड लगाया उस सियासतदान के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसकी तस्वीर उस पर बोर्ड पर आवेजा होगी। और जितने भी बोर्ड्स लगे हुए हैं कराची में, सिंध हाई कोर्ट ने उतारने का हुक्म दे दिया। और जस्टिस साहब ने वजह इसकी ये बताई कि जो भी हमारे शहर आता है उसको ऐसा ना लगे कि वो किसी जंगल में आ रहा है। जिस तादाद से बोर्ड लगाए जाते हैं बेहंगम तरीके से, कोई कानून नहीं, कोई नज़्म व ज़ब्त नहीं, बस यहाँ रिश्वत दो वहाँ बोर्ड लगा दो, इसके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। अब देखना यह है कि सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर कितना जल्दी अमल दरामद होता है, क्योंकि हम यही देखते हैं कि अदालतों में फैसले तो आते हैं, अमल दरामद बहुत देर से होता है। बात करें पीपल्स पार्टी की, तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अहम स्टेटमेंट दिया है और वो कहते हैं कि वोट ज़ाया ना करें, तीर को दें। यानी अगर आपने किसी और को वोट दिया तो आपका वोट ज़ाया हो जाएगा, इसलिए वोट ज़ाया ना करें। और शायद इस तरफ भी इशारा हो उन लोगों की तरफ जो वोट देना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ नौजवानों में एक बड़ी कन्फ्यूजन है। जब भी हम निकलते हैं लोगों से पूछते हैं वोट किसको दोगे, तो आधे लोग कहते हैं नहीं मालूम किसको देंगे, आधे लोग कहते हैं हम अभी सोच रहे हैं। तो यकीनन अब 20 दिन बचे हैं, अब सोचना छोड़िए, वोट की अहमियत समझिए, फैसला कीजिए पाकिस्तान के मुस्तकबिल का। बात तो पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब ने आज बड़ा एक अच्छा इशारा दिया है कि हुकूमत कोई भी पार्टी 2/3 अक्सरियत से नहीं बना सकती, इसीलिए इलेक्शन के बाद फैसला किया जाएगा। और ज़्यादातर तवक्कुआत यही है कि पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा, सुनवाना चाहेंगे आपको। दरमियान मुकाबला, तीर और शेर के दरमियान मुकाबला हो रहा है। आप पाकिस्तान के अवाम के पास जाए, आप घर घर जाए, अब समझाए, अपना वोट जाया ना करे, सिर्फ तीर पे मोड़ लगाए। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत से जितवाना है, भारी अक्सरियत से जितवाना है। सिंध का हर डिस्ट्रिक्ट में हमने यूनिवर्सिटी या कैंपस कायम करना है कि तमाम
तमाम सीट 100% पीपल्स पार्टी को जितवाना है। वजीर आजम आपका, हुकूमत आपका, हुकूमत वफाक का, बीजे आलो का, हुकूमत सूबाई का, जे आलो का। इस बात में तो कोई शक व शुबा ना रहे कि बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरीके से इंतखाबी मुहिम पीपल्स पार्टी के लेकर आगे बढ़ रहे हैं, खराज तहसीन उनको मिलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसकी इंतखाबी मुहिम पीपल्स पार्टी के बराबर हो। बात करें नून लीग की, नून से ही मुकाबला है पीपल्स पार्टी का, तो आज हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। पहले आपको सुनवाता हूँ, फिर बात करूंगा। 5 जजों ने बैठ के नवाज शरीफ को फारिग कर दिया, जो कि 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है। अगर ना निकाला जाता तो आज पता क्या होता? आज हाफिजाबाद के अंदर सबके पास एक बाइज्जत रोजगार होता, कोई बेरोजगार ना होता, कारोबार होता, काश्तकार खुशहाल होता। अगर ये खलल बीच में ना आता, आज पाकिस्तान जो मकाम है वो अल्लाह के फजलो करम से कहीं ऊंचा होता। पाकिस्तान दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका होता। इस मुल्क के अंदर लोड शेडिंग अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने खत्म की। इस मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा किसने किया? मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के ही समधी और उनके वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब जब पावर में आए थे, काफ़ी वक्त रहे थे, ये डिमांड की थी उन्होंने, और ये इन्होंने क्लेम किया था कि वो डॉलर को 200 से ऊपर नहीं जाने देंगे, और डॉलर 300 से भी ऊपर चला गया था। अब नवाज शरीफ साहब ये कैसे कह सकते हैं कि अगर 5 जजेस उन्हें नहीं हटाते तो मुल्क में बेरोज़गारी ही नहीं होती? यकीनन सोचने की बात है। मरियम नवाज साहिबा ने भी आज कुछ ऐसा नैरेटिव अपनाया जो कि हम पहले भी दूसरी सियासी जमातों को अपनाते हुए देख चुके हैं। आज उन्होंने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। हम पहले ही IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान साहब ने सबसे पहले ये कहा था कि 300 यूनिट फ्री दिए जाएंगे, फिर पीपल्स पार्टी ने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, अब नून लीग कह रही है 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। तो क्या अवाम को फ्री का लॉलीपॉप देकर ही वोट लिया जा रहा है? इस वक्त मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि लोगों को ये दिलासा दिया जा रहा है कि हम आपको ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, वोट हमें दीजिएगा। लेकिन सोचने की ज़रूरत है और लोगों को ये शऊर दिलाने की ज़रूरत है कि वोट देते वक्त किन चीज़ों का फैसला करना बहुत ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा से खबर ये आई कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी मीटिंग्स हुई, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, JUI की, ANP की, लेकिन इत्तेहाद ना हो सका। सीट एडजस्टमेंट की खिचड़ी पक ना पाई, और अब लग यही रहा है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद फैसला किया जाएगा कि अक्सरियत कैसे बनाई जाए, क्योंकि हम जानते हैं 266 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं जिसमें मुकाबला कर रहे हैं 5121 उम्मीदवार। यकीनन मुकाबला बहुत सख्त होगा, लेकिन जो इस वक्त इलेक्शन का इन्वायरमेंट है मेरी नज़र में काबिल अफसोस है, क्योंकि PTI के साथ जो हो रहा है। आज PTI के गौर खान साहब अदालत के बाहर कहते हैं कि हमारी कोशिश है, इलेक्शन कमीशन के बाहर कहते हैं कि हमारी कोशिश है कि हमारे सारी पार्टी को एक निशान मिल जाए। वो पार्टी जो पहले बल्ला मांगती थी आज ये कह रही है एक निशान दे दे, सबको अलग अलग दे दिया है, मजीद कन्फ्यूजन पड़ जाएगी। तो यकीनन ऐसी सूरत हाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक ख्वाब ही लगता है। यकीनन हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ एक कमाल पैनल भी मौजूद होगा, लेकिन इससे पहले कि मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाऊं, लेते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। मैं यकीनन आज एक सवाल उठाऊंगा अपने पैनल के साथ, पैनल का तारुफ आपके साथ करवाता चलूं विदाउट एनी फर्दर डिले। मेरे साथ मौजूद है सेनेटर गौस नियाजी साहब फ्रॉम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। थैंक यू सो वेरी मच सेनेटर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। हमें ज्वाइन कर चुके हैं JUI के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब। मुफ्ती साहब बेहद मशकूर, शुक्रगुजार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर एंकर पर्सन, तज्ज़ियाकार PJ मीर साहब भी मेरे साथ मौजूद है। थैंक यू PJ मीर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। और पीपल्स पार्टी से ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल मंसूर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। इससे पहले कि मैं अपना सवाल सियासी जमातों से उठाऊं, पहले तज्ज़ियाकार PJ मीर साहब आपके सामने सवाल रखता हूं। क्या वजह है कि वोटर्स को मोटिवेट करने के लिए, उनका मोराल बुलंद करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा? लोगों को ये नहीं समझाया जा रहा कि कितना ज़रूरी है उनका वोट देना। और मैं ये सोचने पर मजबूर हूं सर, 3 करारदादें सेनेट में आ चुकी हैं PJ मीर साहब इलेक्शंस को डिले करने के लिए, पर 76 सालों में कोई ऐसी करारदाद नहीं आए जिसमें हर पाकिस्तानी के लिए वोट देना लाजमी करार हो जाए कि जो शख्स वोट ना दे उसको सजा मिले या जुर्माना हो। PJ मीर साहब, पहले तो आप चेयरमैन सेनेट से सवाल करें कि ये कोरम पूरा क्यों नहीं था सेनेट में जब ये करारदाद पेश की गई इलेक्शंस की, ये क्यों नहीं मौजूद था? क्या उन्होंने कोरम चेक नहीं किया था? कि व्हाट इज द रीजन कि अब
हम जाके सेनेट के आगे फंस गए। जब आप कहते हैं वोट, तो ये आप सुप्रीम कोर्ट से पूछें कि क्या सुप्रीम कोर्ट इज द गवर्निंग बॉडी जो कि आवाम की नुमाइंदगी करती है? वो तो कानून की नुमाइंदगी करती है। तो आप आवाम को और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को या उसके लीडरशिप कोई भी हो, ABCD, क्या आप उनको रोक सकते हैं? क्या आपको रोकना चाहिए? क्या आपकी मोरालिटी यहाँ आती है? जब आप जस्टिस देते हैं, बिल्कुल आपने देनी है जस्टिस, लेकिन देयर आर सर्टन थिंग्स कि जो आपको बियॉन्ड एक आपके लोग एक बैरियर के आगे जाना है। क्या आपने वो बैरियर कंसिडर किया था? जो प्रोसीडिंग्स आप देख लें, हिंदुस्तान क्या इस पे कमेंट कर रहा है, लंदन में देख लें जो उनके बैरिस्टर्स हैं, क्वींस काउंसिल्स, ये क्या कर रहे हैं? तो ये सारे पागल तो नहीं है ना? ये आफ्टर ऑल ये भी एक्सपीरियंस के साथ लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो कमेंट कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली समथिंग मस्ट बी रॉन्ग समवेयर। सो बेसिकली जब आप इलेक्शंस की बात करते हैं, अवाम कम्स फर्स्ट, इट डजंट मैटर। आपने ये एक्सपेरिमेंट पीपल्स पार्टी के साथ किया है, आपने PMLN के साथ किया है, और आज आप ये एक्सपेरिमेंट जो है PTI के साथ कर रहे हैं। देखें, इलेक्शंस वही माने जाते हैं, वही साफ होते हैं कि जिसमें कंप्लीट पार्टिसिपेशन हो आपकी आवाम की। Yes. तो जिसमें इलेक्शन आए ना या कोई भी आए ना, तो मुझे बताएं आप उसको डेमोक्रेसी कह सकते हैं या नहीं कह सकते? सिंपल एज नहीं दैट। कह ये तो आपको एक कानूनदान भी, एक मॉरलिस्ट भी, और एक बेसिकली कॉमन सेंसिकल एक जो आदमी है, वो भी इसका आपको एक क्या जवाब देगा? सो वील हैव टू वेट। ये डेवलपिंग स्टोरी है, यू नेवर नो, आज से पहले शायद कुछ तब्दीली आ जाए। चलें यहाँ तो डेली राइट न्याजी, अब चलते हैं सेनेटर गौस नियाजी की तरफ। सेनेटर साहब, क्यों सेनेट में ऐसा कोई कानून नहीं आप लोग लेकर आते जिससे हर पाकिस्तानी पर वोट देना लाजमी करार हो जाए? देखिए जी, सेनेट में ऐसा कम, मेरे ख्याल में ये तो एक मिसराइज के खिलाफ है कि जी सेनेट में आप वोट दें। कम, मेरे ख्याल में हमारी आबादी का 50% के खिलाफ है कि जी हम हर ज़बरदस्ती कि आप वोट दें। हमारी आबादी का हमें 50% 40 to 50% लोग ऐसे हैं बेचारे मजदूर हैं, उनको पॉलिटिक्स से कोई सरोकार नहीं है। वो अपने आज भी अगर कुछ लोगों से पूछें आप, ये तो कि जी वो कहेंगे जी इलेक्शन कब हो रहे हैं, कौन खड़ा हुआ है, कौन कैंडिडेट है, अभी तक कोई नहीं, इलेक्शन मुहिम भी जोर नहीं पकड़ सकी। उसमें कुछ बेयकीनी है, कोई मौसम की सख्ती है और बहुत से फैक्टर हैं। अभी तो 20 दिन है, 3 हफ्ते रहते हैं इलेक्शन में। आप ऐसा साहब पंजाब में, सिंध में तो पीपल्स पार्टी जलसे कर रही है, पंजाब में आज से भारत जलसे शुरू हो गए हैं, इस पहले मरीम बीबी जलसा कर चुकी हैं। तो इस तरह जलसे होते जाएंगे, लोगों में जो है वो एक एनर्जी आती जाएगी, लोग इंशाल्लाह निकलेंगे, और लोगों को एहसास है कि वो महंगाई के नीचे पिछे हुए हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, पी की लोड शेडिंग के मसाइल हैं और बहुत से मसाइल, बेरोज़गारी है। तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को मसीहत समझते हैं, और मियाँ साहब ने अब जैसे बीच में जो कहा कि 13 से 18 का दौर जो था, तो 13 से 18 आप भी फरमा रहे थे कि जी डॉलर बहुत ऊपर चलेगा। 13 से 18 तो जो हमारी हुकूमत थी तो उस वक्त तो डॉलर 100 से ऊपर नहीं गया था। मैं न्याजी साहब उस पर आऊंगा, मैं उस पर आऊंगा, मैं मईशत का सवाल आपके सामने रखूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं पहले वोटर्स वाला सवाल अपने पूरे पैनल से कर लूं, फिर मैं आता हूं सर नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट के ऊपर आपसे बिल्कुल सवाल पूछूंगा। मुफ्ती साहब, आपकी नजर में आज क्यों सियासी जमातें, क्योंकि इलेक्शन एक ऐसी ताली है जो दो हाथों से बज रही है, एक तरफ सियासतदान है, दूसरी तरफ अवाम है। अगर सियासतदान कैंपेन करेंगे, अवाम वोट देंगे। सियासतदान का तो जोश हमें गर्मा हुआ नजर आ रहा है, बड़ा वो उतावला हुआ इलेक्शन के लिए, लेकिन अवाम थोड़ी ठंडी पड़ी हुई है। वो कह रहे हैं कि दिल नहीं चाह रहा वोट देने का, और कोई भी ये कैंपेन नहीं चला रहा कि वोट जरूर देना, वोट नहीं दिया तो बड़ा मसला हो जाएगा। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे सर, और कानून साजी क्यों नहीं होती इस मसले के ऊपर सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानून साजी के हक में तो मैं नहीं हूँ, इसलिए अगर एक हक से 10 उम्मीदवार खड़े हैं और मेरी मर्जी का उनमें कोई नहीं है, तो मुझे हक हासिल है कि मैं उनको वोट न दूँ। ज़बरदस्ती तो नहीं की जा सकती। एक बात का तो ये जवाब हुआ, और दूसरा जवाब ये है कि लोग क्यों दिलचस्पी नहीं लेते। तो इस मुल्क में लोगों की राय का एहतराम कब किया गया? यहाँ तो बक्से आते हैं, ठप्पे लगते हैं, और पहले से बता दिया जाता है कि आपका उम्मीदवार जो है वज़ीर आज़म फलां आदमी होगा। अब लोग उससे नफरत करें और आप उनको उम्मीदवार बनाएं। मैं जिस हलके में हूँ तो मेरा मियाँ नवाज शरीफ साहब मुकाबले में आए हैं मेरे, तो यहाँ उनके खिलाफ नफरत बहुत ज़्यादा है।
یہ N15 मानसरा कहलाता है। इतनी नफरत है कि मैं उसको बताऊंगा, खैर मैं तो उम्मीदवार हूँ, आप तो मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन आप सर्वे करें और हमें बताया जा रहा है कि वो आपका वजीर आजम है। अब वो लाहौर से भी नफरत के हमारे हार जाएं, यहाँ से भी हार जाएं, तो वजीर आजम किस तरह होगा? तो जब आप आवाम की राय को एहतराम नहीं देंगे तो आवाम की दिलचस्पी खत्म हो जाती है। यकीनन। हमारे मुल्क में अक्सरियती राय का एहतराम नहीं किया गया तो पाकिस्तान टूट गया। तो दोबारा उस नुस्खे को इस तरह किया जाता है। तो मुल्क टूटने से हमने कुछ नहीं सीखा ना मुफ्ती साहब, मुल्क टूटने से हमने कुछ नहीं सीखा। हाँ, तीसरी बात जो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो उनका इंतखाबी निशान ही नहीं मिला। किसी को दरान दे दी, किसी को नलका दे दिया, जूता बैंगन। ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत अजीब सी बात है। अब रह गई है उसके बाद दो बड़ी पार्टियां, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। करेक्ट। तो पीपल्स के बिलावल साहब तो लगे हुए हैं, लेकिन नून वाले जो हैं वो अभी तक कंफ्यूजन में हैं कि हम आवाम के पास जाएं या न जाएं, और आगे से हमें पजीराई मिलेगी या अंडे और टमाटर मिलेंगे। और इसकी वजह अंडे बहुत महंगे हो गए हैं सर, 500 रुपए दर्जन मिल रहे हैं कराची में, कहाँ अभी अंडे फेंक सकते हैं आप किसी पे? हमारे यहाँ है वो। मैं इसकी वजह ये समझता हूँ कि मियाँ साहब जब तशरीफ नहीं लाए थे तो उनका कोई और बयानिया था। और अब यहाँ आ गए, तारीख को तो बयानिया तब्दील हो गया। अब दरमियान के अंदर क्या हुआ तो सम हैपेंड, कुछ तो हुआ है ना। ये चीज लोग महसूस करते हैं कि वो जो मियाँ साहब कहाँ हैं जो लंदन में बोल रहे थे, वो खुदा ना खासा बीमार हैं, फौत हो गए हैं। ये जो मियाँ साहब है तो नए मियाँ साहब हैं। तो जब आप इस तरह बदलते रहते हो ना अपने उस बयानियों को, नैरेटिव्स को, तो लोगों में ये तीनों दलाइल को सामने रखकर कहा जाए कि इस आवाम के न उठने का मुजरम कौन है, तो आसानी से मालूम हो सकता है। बिल्कुल सही फरमाया। मैं मुफ्ती साहब आपसे तकरीबन पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ। मंसूर साहब, ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब, पीपल्स पार्टी इस वक्त सारी जमातों में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बेशक कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, सबसे आगे हैं अपनी मुहिम चलाने में। लेकिन वोटर को ये कहना कि अगर वोट ज़ाया करने से बेहतर है तीर को दे दो, तो यकीनन ये भी एक अजीब सी बात है कि अगर ये सियासी जमात कहे किसी और को वोट दिया तो वोट ज़ाया हो जाएगा। क्योंकि आज के दौर में तो सर 20 दिन है इलेक्शन में, हमें तो ये कैंपेन चलानी चाहिए कि वोट ज़रूर देना। मैं तो कहता हूँ कानून साजी होनी चाहिए, जो वोट ना दे उसको सज़ा मिले या जुर्माना हो, अगर उसके पास कोई वजह है तो चलो ठीक है माफ़ी दे दी जाए। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर ख्वाजा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं कई अपने जलसों में और कई टॉक शो में कई बार ये कह चुका हूँ कि हर वोटर के ऊपर ये लाजिम होना चाहिए कि अगर वो वोट नहीं डालेगा तो उसके शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल दुरुस्त कहा सर आप। बहुत सी जगहों के ऊपर इस तरह के मामलात हुए हैं और शनाख्ती कार्ड्स को ब्लॉक किया गया है। उसकी वजह ये है कि जब तक इस मुल्क के अंदर 90% या 99% तो मैं नहीं कहता, 90% 70-80 हो जाए सर, तो कोई भी मुंतखब होने वाला जो है वो 12% या 13% के ऊपर वो कौम का मुंतखब नुमाइंदा नहीं हो सकता। बिल्कुल दुरुस्त। सेकंड ये है कि अब जो आपने बात की तो मेरे जहन में कुछ इससे मुख्तलिफ एक पार्लिमानी निज़ाम की बात है कि सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जो आपस में 12 पार्टियों का इत्तेहाद हो रहा है वो एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लिखे और सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर का ओथ होने से पहले, क्योंकि देखें 2/3 मेजॉरिटी हमारे मुल्क में अब नागुज़ीर है और वो रिवायत भी नहीं रही और होगा भी नहीं ऐसा। और वही हंग गवर्नमेंट अगर 6, 8, 10 सीटों पर आएगी तो उसके बाद ब्लैकमेलिंग के एक बहुत बड़ा सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो हम 2018 में और PDMA के दौर में देख चुके हैं। होना ये चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर की ओथ से पहले जो इत्तेहादी पार्टियां हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है ये 5 साल तक रहेगा, इसके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। बिल्कुल दुरुस्त। इसी तरीके से जो आपके पास ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है या जो मिनिस्टर्स बनेंगे वो प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद हो, ना कि पार्टियों के लीडरों की सवाबदीद हो कि आप हमारे इसको बनाएं, ताकि मेरिट के ऊपर लोग आए।
اسی طرح جو آپ کے پاس بیوروکریسی میں سیکرٹریز بیٹھے ہوئے ہیں، سیکرٹریز کی بھی یہ پوزیشن ہونی چاہیے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی بہت بڑا الزام ہے یا وہ اگر اپنے کام میں کارکردگی نہیں کر سک رہا، اول تو ہونا یہ چاہیے کہ جو وزارتیں دی جائیں، اگر کوئی ایگریکلچر کی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے اس کو ایگریکلچر دیا جائے، اگر کوئی انڈسٹری کی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے تو یہ سلیکشن کر کے 12 یا 17 کی کیبنٹ بنائی جائے، نہ کہ 70-72 کی کیبنٹ بنائی جائے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، اللہ کرے ایسا ہو، لیکن حضور مسئلہ یہی ہے کہ 2/3 اکثریت اس وقت ساری سیاسی جماعتوں کے لیے پرائم منسٹر کی یہ شیورٹی ہونی چاہیے کہ میرے اوپر جو ہے وہ 2/3 نو میجورٹی کانفیڈنس ہو یا موومنٹ نہ نہیں آئے ہو، گی، 5 سال پورے ہوں گے۔ مجھے ڈسکوالیفائی یا مجھے کسی عدالت سے یا کہیں سے نہیں ہٹایا جائے گا۔ سیکرٹری کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے ٹھیک سر، کہ وہ 5 سال جو ہے کمفرٹیبل ہو کر اپنے ملک کے معاملات کو حل کرے گا، اور وہاں پر بھی میرٹ کے لیے ایک اسمبلی کے اندر جو ہے کمیٹی ہونی چاہیے جس میں تمام پارٹیاں ہوں، وہ سیکرٹریز کا انٹرویو کریں، ان کا کیا تجربہ ہے اور ان کی کارکردگی کیا ہے، پہلے 6 مہینے جو ہے ان کو ان سیٹوں پہ رکھا جائے، اگر ان کی کارکردگی اور کرپشن سے پاک پرفارمنس آ جاتی ہے تو اس کے بعد اسی سلسلے کو کنٹینیو کیا جائے۔ ادروائز اگر اسی طرح چلے گا کہ 12 11 پارٹیوں کا اتحاد ہوگا، پیپلز پارٹی کیوں اتحاد میں نہیں جا رہی؟ کیا پیپلز پارٹی کو اتحاد کرنے کے بعد شیورٹی نہیں ملتی کہ وہ سہیل صاحب اس کے اوپر اتحاد کے اوپر خورشید شاہ صاحب کا بھی ایک بڑا بیان آیا ہے، اس کے سوال بھی میں نے آپ سے پوچھنا ہے، لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں حضور، ایک جلدی سے بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، سہیل صاحب سے گفتگو کنٹینیو کریں گے، بریک لیجئے۔ خواتین و حضرات، سیاست بھی کیسا کھیل ہے جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل الیکشن سر پہ کھڑے ہیں، 20 دن بچے ہیں، کیمپینز چل رہی ہیں، جلد سے جلوس عروج پر ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، سیاسی بیانات دیے جاتے ہیں، لیکن آج خورشید شاہ صاحب کا ایک بیان تھا جس میں فرماتے ہیں کہ پیپلز پارٹی حکومت نون لیگ کے ساتھ بھی بنا سکتی ہے اور چانسز ہیں، کیونکہ کوئی بھی میجورٹی نہیں لے گا، کسی کے پاس 2/3 میجورٹی 2/3 اکثریت نہیں ہوگی، اور اسی طرح ایک گلدستہ بنے گا پی ڈی ایم جیسا جس میں تاریخ ساز سب سے بڑی کابینہ، سب کو نوازا جائے گا، ملک سے سوا سب کو نوازا جائے گا۔ ملک کا حال ہم جانتے ہیں کیا ہوتا جاتا ہے۔ پھر پی جے میر صاحب، یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں پہلے کہ آج جو ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا اور تھکم تھکا ہیں، کل حکومت بنانے کے لیے بغل گیر ہو جائیں گے سر، یہ کیسی سیاست؟ I don't think so. مجھے یاد ہے میں تو خود نواز شریف کے ساتھ اس دن آیا تھا جس دن رات کو ہم لنڈن سے چلے تھے، تو صبح پہنچے تو جہاز میں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں گورنمنٹ سے باہر جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ میں ان کے ساتھ تھا اسی پہ پی آئی پہ۔ اب دا کوشچن از کہ دیکھو یہ اپوزیشن میں اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ بیکاز آف ون پارٹی، بیکاز آف ون مین، عمران خان۔ یہ سارے پی ڈی ایم جو بنی ہے اس لیے بنی ہے، پی 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 اس کے اندر وہ نہیں تھی، وہ ایک الائنس پارٹنر تھی، لیکن اٹ واز ناٹ پارٹ آف دا پی پی پی۔ سو بیسکلی یہ جو گورنمنٹ خورشید شاہ کہتے ہیں، یہ ایک بڑا اچھا ایک آپ کہہ لو کہ ایک پولیٹیکل گزمو ہے کہ جو کہ ہر ووٹر کو اپیز کرے گا، ہاں جی آئیں گے تو یہ بھی ساتھ آ جائیں گے، وہ بھی ساتھ آ جائیں گے، بیکاز ہر ایک کو لگی ہوئی ہے کہ گورنمنٹ میں کون آئے گا، یہ کوریڈورز آف پاور کے اندر کون آئے گا۔ یہ بہت بڑا ایک ڈائلیما ہے۔ اسی لیے آپ کہہ لو کہ پی 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 تو بڑے زور سے آ رہی ہے، انہیں اپنا منشور بھی دے دیا ہے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن اس پہ کوشچنز اٹھتے ہیں۔ ایک بڑی اچھی بات کی بلاول نے، جو 2 پوائنٹس میں ریز کرتا ہوں، ایک ہے انہوں نے کہا کہ اسکل لیبر کو آگے لے کے آئیں گے، دیٹ از دا نیڈ آف دی آر، ویری گڈ۔ دوسرا 300 واٹ جو بجلی آئے گی، اس کی ڈیفیشنسی آپ کہاں سے پوری کریں گے، یہ مجھے بتا دیں۔ آپ نے کہیں سے تو کرنا ہے، تو اگر آپ 300 واٹ کیا آپ نے صرف سندھ کے لیے رکھنا ہے یا پورے پاکستان کے لیے؟ تو اگر آپ پورے پاکستان کے لیے رکھتے ہیں پھر بھی آپ خسارے میں جاتے ہیں، سندھ کے لیے رکھتے ہیں پھر بھی جیتے جاتے ہیں۔ آفٹر آل آپ نے پورا تو کرنا ہے کہیں سے، آپ کے بجٹ کے اندر کہاں سے آپ کی پروویژن ہے؟ 2، تیسری چیز جو ہے، یہ جو بھی اس وقت آج جو چیز چل رہی ہے، بالکل الیکشن کا ماحول نہیں ہے۔ الیکشنز ہوتے ہیں فیئر اینڈ فیئر، اور آج ایک واحد موقع تھا آفٹر دا ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کھڑی ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ اور کہیں یہ عوامی فیصلہ کرے گی، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ڈیموکریسی کا تھا۔ ابھی مفتی صاحب نے جو بات کی ہے پہلے، آپ کے پاس 56% جب آ گیا تھا تو ڈیموکریسی تو وہیں آپ نے ختم کر دی، جو آپ نے مجیب کو گورنمنٹ نہیں دی ہے، وہیں تو آپ کی ڈیموکریسی، دیٹ واز دا فیلئر آف دا ڈیموکریسی۔
जब आप जमहूरियत की बात करते हैं तो आपने वहाँ नहीं दी, तो आपने एक अपना एक हिस्सा गवा दिया। तो जमहूरियत जो है उसके अंदर लेन देन बड़ी पॉजिटिव तरीके से होती है। ये नहीं कि जो मुझे सूट करे तो मैं आपका साथी बन जाऊं, सूट नहीं करे तो मैं आपका हरीफ बन जाता हूं। ये इस तरह बातें नहीं चलती हैं। ये क्या वजह है कि पीटीएम में सारे इकट्ठे थे, आज एक दूसरे के गले बांध पकड़ रहे हैं सारे, क्यों? वाई? और ओवरनाइट दुश्मन हो गए, ओवरनाइट इतनी बिटरनेस आ गई है। क्या ये बिटरनेस, इसी बिटरनेस को आगे लेके चलेंगे? एंड लेट मी टेल यू, नो वन विल बी एक्सेप्टिंग दीज इलेक्शंस एट ऑल। देख लेना, ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट, इट इज नॉट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। सिलेक्टेड गवर्नमेंट को क्या तनकीद कोई करेगा? और भाई सिलेक्शन हुई है, इनका एक टाइम होगा, पीरियड होगा, ये आए ये चले जाएंगे। जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी आप देखें फिर पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह अपने आप को एक्टिवेट, दोबारा रीएक्टिवेट करेंगे इन द पॉलिटिकल सर्कल्स। राइट पीजे मीर साहब, मैं अब ये सवाल सेनेटर गौस न्याजी से करना चाहूँगा। न्याजी साहब, बिलावल साहब की स्टेटमेंट हम सब जानते हैं, नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम नहीं बनने देंगे, तीर शेर का शिकार करेगा। और फिर खुर्शीद शाह कहते हैं हम तो हुकूमत भी बना सकते हैं नून लीग के साथ मिलकर। सर ये डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं या फिर सियासत का हिस्सा? ये गेम ही ऐसी है कि इलेक्शन में एक दूसरे पर थू थू रिजल्ट्स आ जाएं, आओ गले लग जाओ। कि पहले तो मैं वो मुफ्ती कफैद साहब ने जो बात की है ना मियाँ साहब के, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। उन्होंने मियाँ साहब के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो काबिल मजम्मत हैं। एक 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, उससे मुल्क को खुशहाली दी है और कहा कि बयानियाँ बदल रहे हैं। आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा कि मौलाना फजल रहमान का 1993 का बयान था कि औरत की हुक्मरानी हराम है। फिर उसी औरत के साथ उन्होंने मिल के हुक्मरानी की। तो ये सियासतदानों के बयानात तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं और इसका इल्ज़ाम मियाँ साहब को देना कि जिनका बयानिया बदल गया तो मियाँ साहब मुर्दा हो गए, ये हो गया, मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। राइट सर। और दूसरी जहाँ तक क्या है कि मेरा सवाल सर, देखो जी, अगर हमें 2/3 भी मेजॉरिटी मिल गई तो हम 2/3 के बावजूद भी लोगों के साथ चलेंगे, क्योंकि इसके अलावा मुतम्मल अब हमारा बहुत ज़्यादा इंतशार का मुतम्मल नहीं हो सकता। 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली तो सर पीपल्स पार्टी के साथ भी इत्तेहाद करेंगे। पाकिस्तान इस मुआशी दलदल और जो मसाइल हैं उनसे निकलेगा। जोड़ के नहीं बैठेंगे, हमारे मुल्क में ना दहशतगर्दी ख़त्म होगी, ना मुआशी मसाइल हल होंगे, ना बेरोज़गारी ख़त्म होगी, ना जो मेगा जो मसाइल हैं हमारे मुल्क के, जो एनर्जी के मसाइल हैं, कुछ भी हल नहीं होगा। हमें कुछ दिन के लिए, कुछ वक्त के लिए, कुछ अर्से के लिए सियासत को बालाए ताक रख कर मुल्क की सोचना होगा। जब हमारा मुल्क स्टेबल हो जाएगा तो फिर सियासत भी होती रहेगी, सियासतदान भी होंगे, सियासत करते रहेंगे और रिवायती सियासत होती रहेगी। हम इस वक्त मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं। हम दुनिया में पाकिस्तान को एक इज़्ज़त का मकाम देना चाहते हैं। मियाँ साहब आज स्पीच में फरमा रहे थे कि पाकिस्तान को एक, देखो आज से कुछ साल पहले आप 13 से 18 का दौर देख रहे हैं तो पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन मईशतों में आ गया था एशिया की, और स्टॉक एक्सचेंज कहाँ तक पहुँची हुई थी। तो उसके बाद जो 3-4 साल का एक दौर आया तो उसमें स्टॉक एक्सचेंज कहाँ चले गई और सब चीज़ें बेकंट्रोल हो गई। उसकी वजह ये थी कि इनके पास कोई टीम नहीं थी पीटीआई के पास। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टीम है, आप देखेंगे इंशाल्लाह 5 साल में पूरे करने दें। और शहबाज साहब अक्सर कहते हैं कि जितनी पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत थी, अगर इसका 10वां हिस्सा भी हमें होता तो मुल्क कहीं से कहीं का आगे जाता। सर इस वक्त पीटीआई वाले भी यही कह रहे हैं न्याजी साहब कि जो इस वक्त हिमायत नून लीग को हासिल है उसका 1/3 भी हमें मिल जाए तो हम इलेक्शन क्लीन स्वीप कर देंगे, 2/3 अक्सरियत से आ जाएंगे। खैर मैं गुफ्तगू ले जाता हूँ पीपल्स पार्टी की तरफ। ख्वाजा साहब, आपकी नज़र में बिलावल साहब जो बयानात दागते हैं, नवाज शरीफ साहब पे तनकीद करते हैं, नून पे तनकीद करते हैं, खुर्शीद शाह कहते हैं कि हम तो हुकूमत भी बना सकते हैं इनके साथ मिलकर, आपकी नज़र में सर ये पॉलिटिक्स है? इज दिस व्हाट वी कॉल डर्टी पॉलिटिक्स ख्वाजा साहब? नहीं, ये देखें पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है कि इत्तेहाद किसी से करना ना करना, इत्तेहाद सिर्फ पाकिस्तान में उसी पार्टी के साथ हो सकेगा जो इस मुल्क की मईशत की बात करेगा, जो इस मुल्क के गरीब आवाम की बात करेगा और जो इस मुल्क की तरक्की की बात करेगा और जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की बात नहीं करेगा, उन लोगों से इत्तेहाद हो सकता है और मईशत के बेहतरी के लिए हो सकता है, आवाम की फलाह व बहबूद के लिए हो सकता है। हम सब पाकिस्तानी हैं, चाहे नून हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, सब में पाकिस्तानी हो, सब चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की हो। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि जब 18 महीने शहबाज शरीफ साहब को मिले या पिछले 5 साल की अगर आप हुकूमत, जब भी नवाज शरीफ 3 बार रहे, उन्होंने क्या मुल्क को डिलीवर किया?
سر وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی انہوں نے ختم کی, بجلی کا بحران انہوں نے ختم کیا, موٹر وے کا جال انہوں نے بچھایا, ایٹم بم انہوں نے بنایا. وہ تو کہتے ہیں کہ تقریباً, وہ کہا تھا نا کسی نے, شکر ہے یہ نہیں کہا نواز شریف صاحب نے کہ پاکستان کو آزاد بھی انہوں نے کروایا. بالکل بالکل یہ بات آپ صحیح کر رہے ہیں. ایٹم بم کی جو سب سے پہلی تاریخ اگر آپ اٹھائیں گے تو ذوالفقار علی بھٹو تھے, جن کو اس کی پاداش میں جوڈیشل قتل کر دیا گیا. بی بی نے جب ملک کی ترقی کی بات کی تو ان کو قتل کر دیا گیا. بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو بات کرتے ہیں وہ غریب کی بات کرتے ہیں. روٹی کپڑا اور مکان کا جو ہمارا نعرہ تھا, اس کی سزا تو بھٹو کے خاندان کو ملی, کیونکہ روٹی کپڑا اور مکان جو ہے, ہم کہتے تھے کہ غریب آدمی کو جو ہے اس کی خوشحالی دی جائے. اس کے سزا میں بی بی کو بھی قتل کیا گیا اور ذوالفقار علی بھٹو کو جوڈیشل قتل کیا گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی صرف اس لیے اتحاد پہ نہیں جا رہی کہ ہم اتحاد کر کے دیکھ چکے ہیں کہ یہ اتحاد کرنے میں صرف بندر بانٹ ہوتی ہے, ملک کی ترقی یا ملک کو آگے لے جانے کی کوئی بات نہیں ہے. اسی لیے ہم اکیلے الیکشن لڑ رہے ہیں. ہم نے نہ کسی کو اپنے پاس آنے کو کہا. ہاں, کل انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی, ہم اپنا منشور لے کر آئیں گے. جو ہمارے منشور کے اوپر آئے گا ہم اس کو ضرور ویلکم کریں گے. ہم نہیں چاہتے کہ بلکہ اگر بہتر یہ ہے کہ اس وقت کی اپوزیشن, چاہے ہم اپوزیشن میں جائیں چاہے ہم حکومت میں جائیں, اگر انشاءاللہ ہم حکومت میں آئے تو ان سب کے ساتھ بیٹھ کر ایک معاشی پروگرام, لانگ ٹرم پروگرام, انڈسٹریل لانگ ٹرم پروگرام, صحت کا لانگ ٹرم پروگرام, تعلیم کا لانگ ٹرم پروگرام, انٹرنیشنل ریلیشن شپ کا, خارجہ پالیسی کا, دفاعی پالیسی کا ایک بہترین نظام لے کر آئیں گے. اور اس کے اوپر اگر ہم سے سب متفق ہوں گے یا کچھ متفق ہوں گے تو ہم ضرور ان کو ویلکم کریں گے. لیکن اگر یہ کہیں کہ وداؤٹ اینی کسی ایجنڈا یا کوئی منشور کے بغیر اور صرف وزارتوں کی بندر باٹ کے لیے ہمارے قریب آنا چاہیں گے تو ہمارے دروازے ان سب کے لیے بند ہیں, اور ہم ان کو ابھی سے خدا حافظ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم 2/3 میجورٹی سے آئیں گے, اور انشاءاللہ تعالی اگر نہیں آئیں گے تو اپنے ہم خیال جو بھی اتحادی بننا چاہیں گے, جو ملک کی معیشت کے لیے بہترین لوگ ہوں گے, ان کو ضرور ویلکم کریں گے. جہاں تک آپ نے کہا کہ خورشید شاہ کا بیان, خورشید شاہ نے بھی اسی تناسب میں یہ بیان دیا کہ دیکھیں اتحاد جو ہے وہ اچھے لوگوں سے کیا جا سکتا ہے, نہ کہ جو فوج کے خلاف بغاوت پر اکسائیں, جو فوج کے لیے ہماری عوام کو جو ہے ان کے خلاف جو ہے کھڑا کریں. یہ تو دیکھیں جو بھی اس قسم کی پالیسی ہے وہ اندرونی اور بیرونی پالیسی ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات ہو گئے بارڈروں پہ, جو حالات ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ خیر کرے, لیکن آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک جو ہے آپ اس کو کمزور کریں, اپنی افواج کے خلاف کر کے آپ بنگلہ دیش والی پوزیشن میں لائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس قسم کے معاملات جو ہیں جہاں پر بھی ہوں گے ہم اس کے لیے سیسا پلائی دیوار ہیں. اور بلاول صاحب جو ہیں کئی بار اپنا سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ دیکھیں ہمیں آ کر لڑائی جھگڑوں میں نہیں جانا, ہمیں ملک کی معیشت کو اور ملک کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ سب کریں گے. اور یہی ہمارا منشور ہے, یہی ہمارا وہ ہے. باقی ہم اسی لیے اکیلے چلے ہیں کہ ہم تیر سے شیر کا شکار کریں گے. ہم شیر کے شکاری نہیں بنیں گے کہ ساری قوم جو ہے شیر دوبارہ اس کو کھا جائے. ہم ایک تیر سے شیر کو مار دیں گے جس نے قوم کو خون چوسا اور قوم کو برباد کیا, قوم کی معیشت کو تباہ کیا, اور اس ملک کے اوپر 3 بار وزیر اعظم بننے کے 4تھی بار کے خواب دیکھ رہے ہیں. آیا مجھے بتائیے کہ اب ان کو وزارت عظمیٰ لے کے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک سہیل صاحب, I got your point. So your point is جوان لوگوں کو نئے خون کو آنا چاہیے, جو آئے وہ ٹھیک ہے, ہمارے لیے سب بزرگ ہیں, پیچھے بیٹھے ہمیں گائیڈ کریں. لیکن ایک آدمی جو ہے وہ آج صحت کی پوزیشن اس کی خراب ہے, سب چیزیں خراب ہیں, لائے وہ بھی کسی جوان نوجوان کی عادت کو جس کے اندر ایک جوش اور جذبہ اور ایک ملک کی تک و دور کے لیے بھاگنے کی صلاحیت ہو, نہ کہ وزارت عظمیٰ لے کے. رائٹ سہیل صاحب, پوائنٹ ٹیکن سہیل صاحب, اجازت دیں اجازت دیں سر, مفتی کفایت اللہ صاحب کو اس امپورٹنٹ پوائنٹ پہ شامل کرنا چاہوں گا. مفتی صاحب, کے پی کے سے یہ خبر آ رہی تھی کہ اے این پی, پیپلز پارٹی, جے یو آئی فے میں اتحاد نہیں ہو سکا, پی ایم ایل این میں اتحاد سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر نہیں ہو سکا. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سیاست میں ایک دوسرے کی تعریفیں کی جاتی ہیں کہ بڑے اچھے لوگ ہیں, آئی مین سارکاسٹکلی کہہ رہا ہوں میں یہ, کہ ایک دوسرے کی برائیاں کی جاتی ہیں اور پھر گلے لگا لیا جاتا ہے. یہ کیا سیاست میں ہماری روایت ہے مفتی کفایت اللہ صاحب؟ اور آف کورس عورت کی حکمرانی حرام ہے,
جو بات کی تھی ہمارے سینیٹر صاحب نے اس کے اوپر بھی کمنٹ کیجیے گا سر. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے ہماری گفتگو کی مذمت کی ہے. جی سر. ظاہر ہے وہ ہیں اور وہ میاں صاحب کے خلاف تو بات نہیں سننا چاہیں گے obviously. لیکن یہ تو حقیقت پسند آدمی ہے. یہ نہیں کہا کہ غلط ہے، یہ نہیں کہا کہ مفتی کفایت اللہ کی بات نہیں ہے، اور جو انہوں نے مذمت کی ہے خیر ہم اس کو بھی برداشت کر لیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ عورت کی حکمرانی ناجائز ہے، تو کوئی کلپ ہوگا یا کوئی اس طرح آڈیو ویڈیو ہوگا یا اس طرح کوئی اخبار میں آیا ہوگا، اگر وہ سامنے لا سکیں گے تو میں ضرور اس کا جواب. ایسا نہیں ہے، ہماری گفتگو سے ان کو تکلیف ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں، تو انہوں نے جواب کے طور پر ایسا کہہ دیا. اب آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ لڑتے بھی ہو اتحاد بھی کرتے ہو. تو یہ تو ذمہ دارانہ سیاست کا طرز عمل ہے کہ جب آپ الیکشن میں جاتے ہو تو اپنے جھنڈے اور ایجنڈے کے ساتھ جاتے ہو، تو آپ کو ایک حصہ دیا جاتا ہے پارلیمنٹ کا، آپ کے اتنے ایم این ایز ہیں. جب حکومت سازی کا موقع آ جاتا ہے پھر ذمہ دارانہ گفتگو ہوتی ہے کہ وہ الیکشن والی تلخی اب نہیں ہوگی، اب ہم ملک کو آگے لے جانے کے لیے ہم اتحاد بھی کر سکتے ہیں. جس چیز کو اپریشیٹ کرنا تھا اس کو آپ نے وجہ نزاع بنا دیا. میں تو سمجھتا ہوں خورشید شاہ صاحب کے بیان کو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ ہم اس تلخی کو آگے نہیں لے جائیں گے. ہمارا جتنا بھی حصہ ہوگا اور حکومت میں تعاون چاہیے ہوگا تو ہم تعاون کرتے رہیں گے. رائٹ میری رائے کمپلیٹ کر لیں سر، کمپلیٹ کر لیں. جی سر. میں ساتھ تھے، معافی چاہتا ہوں، تو ہمارا آپس میں انتخابی اتحاد تو تھا نہیں، ہمارا اپنا جھنڈا اور ایجنڈا ہے. اب تمام عمران خان کے خلاف پی ٹی ایم بنا، اب عمران خان نہیں ہے، تو ہم آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کر کے جائیں گے. یہ مثال کے طور پر میں اب ایک جگہ کھڑا ہوں پروگرام سے آ رہا ہوں اور میں میاں صاحب کے اور مسلم لیگ کے خلاف بیان کر کے آیا ہوں، تو کیا میں تعریف کروں گا کہ میاں صاحب بہت اچھا آدمی ہیں، اور آپ پھر لوگ کہیں گے جب وہ اچھا آدمی پھر آپ کیوں کھڑے؟ آپ نے اپنے ایجنڈے کو بتانا ہے، انہوں نے اپنے ایجنڈے عوام کو چھوڑ دینا ہے. عوام نے جس کو قبول کیا پھر وہ لوگ دیکھیں کہ اگر ضرورت نہیں پڑتی تو پوزیشن میں جائیں، اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پر پچھلی تلخیوں کو ساتھ میں لے جایا جائے، بلکہ نئے ماحول پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کا تعاون جائے. میں اس کو ذمہ دارانہ سیاست سے تعبیر کرتا ہوں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن جاری رہے گی. ویورز سے میں یہی کہوں گا، ڈونٹ گو اینی ویئر، اسٹے ود اس. ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں کافی وقت سے بلوچ یکجہتی کونسل احتجاج کر رہا ہے. وجہ ہے مسنگ پرسنز. لیکن آج معلوم پڑ گیا ہے کہ مسنگ پرسنز کے بارے میں جو ہماری ریاست ہمیں بتاتی آئی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں، جو دہشت گرد تنظیموں کے لیے کام کر رہے ہیں، جو کہ ملک سے باہر خود اپنی مرضی سے گئے ہیں ٹریننگ کرنے دہشت گرد کیمپس میں، لیکن اب ان کے لوائقین یہاں بیٹھ کے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ مسنگ پرسنز ہیں، یہ مسنگ پرسنز ہیں. میں چاہوں گا کہ میں آپ کو سنواؤں کہ بلوچ یکجہتی کونسل کی جو اس سے بڑی مشہور و معروف لیڈر ہیں مارنگ بلوچ صاحبہ، انہوں نے آج کیا سٹیٹمنٹ دی، ذرا غور سے سنیے گا. کوئی بھی آپ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایران میں جو لوگ مرے اس کی لوائقین یہاں موجود ہے اس دھرنے میں. کوئی بھی آپ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایران میں جو لوگ مرے اس کی لوائقین یہاں موجود ہے اس دھرنے میں. یعنی اس بات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جن کے لیے بلوچ یکجہتی کونسل احتجاج پر مجبور ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کالعدم دہشت گرد تنظیمیں، بلوچستان لبریشن آرمی، بلوچستان لبریشن فرنٹ، جن کے ٹھکانوں کو پاک فوج نے آج نشانہ بنا کے ان کا کلا کما کیا، یہ ان کی فیملیز ہیں جو احتجاج کر رہی ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ماہرنگ بلوچ صاحبہ نے خود اعتراف کر لیا ہے. ایسے میں یقیناً ریاست کا نیریٹو بہت مضبوط ہو جاتا ہے اور واضح ہو جاتا ہے کہ جو لوگ ریاست کے خلاف ملوث ہوں گے، کام کریں گے، ان کو کیفر کردار تک ضرور پہنچایا جائے گا. پی جے میر صاحب، آپ کی نظر میں اب واضح ہو گیا سر، جس طرح مجھے ہوا، مارنگ بلوچ صاحبہ نے بھی خود کہہ دیا کہ جو دہشت گرد مرے ہیں ان کی فیملیز یہاں پر احتجاج کر رہی ہیں کہ ان کے گھر والے مسنگ ہیں. واٹ ول یو سی آن اٹ سر؟ دیکھیں جی، یہ بہت پرانی سٹوری ہے. مجھے جنرل مشرف نے خود پرسنلی بتایا تھا کہ یہ جو مسنگ لوگ کہتے ہیں اس میں میجورٹی آف دیم یہ باہر جا کے یہ
फ्रीडम फाइटर्स बने हैं, ये तालिबान के साथ मिले हैं, ये ISIS के साथ मिले हैं, और ब्लेम डाल दिया था मोस्टली ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। ये एक प्रोपेगेंडा आर्मी के खिलाफ बहुत देर का चल रहा है। आज आपने बड़ा अच्छा हुआ है कि ये बता दिया है, ये क्लैरिफाई होगी ये पोजीशन सारी। ये पाकिस्तान आर्मी को क्या जरूरत है किसी को उठाए? Obviously. वो तो अगर कोई सियासत के अंदर कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी करता है उनको उठाते हैं वो। द क्वेश्चन इज, ये आम आदमी को उठा के क्या मिलेगा? मुझे आप बता दें। कॉमन सेंस डजंट आस्क यू दैट। तो मैंने जनरल साहब से फिर कहा, मैं कहा सर ये प्रोपेगेंडा क्यों? कहते हैं जी ये प्रोपेगेंडा वो है कि आधे से ज्यादा ये इंडिया के पेरोल के ऊपर है, वहां से ये हरकतें करते हैं। फिर उन्होंने उसका क्या नाम है इसका, कुलभूषण का इदारा दिया। कहते हैं ऐसे लोग आके इनको फैन आउट करते हैं, इनको फंड करते हैं, एंड देन दीज पीपल डिसअपियर, एंड देन इन द एंड ये जो लोग हैं इनका भी एहतजाज बनता है, भाई इनके रिश्तेदार कहाँ गए हैं। बट द ट्रूथ इज नोबडी इज विलिंग टू टेल द ट्रूथ। द ट्रूथ इज दीज पीपल गो आउट फॉर मनी, और जब इनको पैसे नहीं मिलते हैं या मर जाते हैं उसके बाद ये यहाँ से एहतजाज शुरू हो जाता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। हाँ, इस पर जितनी मर्जी आप डिबेट कर लें। आपको इंटेलिजेंस जो है, या अब आप कहेंगे जी इंटेलिजेंस से पूछे, कोई मुल्क की इंटेलिजेंस आपको अपने ऑपरेशंस और हर चीज नहीं बताती, कोई भी हो दुनिया का। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें तुम कौन हो? क्या ये CIA, FIA, ये CIA हो गया, मोसाद हो गया, KGB हो गया, दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये बताती हैं? हम ही हैं अपनी इंटेलिजेंस के पीछे लगे हुए कि जी तुम बताओ, तुमने ये किया, तुमने ये किया। हम खुद अपने आप को गंदा करते हैं और खुद जाके आपके से बड़ा अच्छा किया है तला, जो आपने ये जो स्टेटमेंट सुनाई है, बहुत अच्छी बात आपने की है, एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। राइट। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? दहशतगर्दों के लिए ये मिसिंग पर्सन्स का एहतजाज। मैं तो ज़ाती तौर पर वाकिफ हूँ कि मुल्क की सालिमियत तो सबसे मुकद्दम है, लेकिन इसमें एतदाल नहीं होता। बहुत सारे बेगुनाह लोग मिसिंग पर्सन हो जाते हैं। अगर जिन साहब ने उनकी वकालत की है, अगर वो चाहेंगे तो मैं लिस्ट भी दे दूंगा। हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में 7-8 हज़ार लोग वो मिसिंग पर्सन है। पता नहीं इनको क्यों समझ, ये जो आमिना, लेकिन मेरा सवाल सर, ये स्टेटमेंट से जो मारंग बलोच साहिबा की स्टेटमेंट मैंने आपको सुनाई है कि वो खुद कह रही हैं कि जो ईरान में दहशतगर्द मरे हैं उनके लवाहिकीन हमारे कैंप में मौजूद हैं, तो इससे तो वाज़ा हो गया कि दहशतगर्दों के लवाहिकीन है जो एहतजाज कर रहे हैं मिसिंग पर्सन्स के लिए। चाहे ये एक वाकया है, और ये भी मान लिया जाए कि इतनी बड़ी हकायक को एक वाक़े से आप दबा नहीं सकते हैं। जो लोग ताकत में होते हैं वो एतदाल नहीं करते, बेगुनाह उसमें मिसिंग पर्सन होते हैं। ऐसा भी नहीं है। ठीक है, मुल्क हम सबका है और हम इसके वफादार होने चाहिए, और जो लोग ऐसे ना हो तो उनको सजा मिलनी चाहिए। राइट मुफ्ती साहब, वक्त की कमी है इसलिए मैं माजरत चाहूंगा आपसे। मैं एक मिनट, जल्दी से सर नहीं है। मैं अर्ज ये करता हूँ इनसे कि इतनी भी न बड़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंद क़ुबा देख। ठीक हुजूर। ख्वाजा सुहेल मंसूर सर, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में 36 साल रहा हूँ, और जो वो अपने मिसिंग पर्सन्स की बात करते थे, और जिस ज़माने में उनकी बगावत की तहरीक चल रही थी पाकिस्तान के खिलाफ। 30 सेकंड सर, मेरे पास टाइम आखिरी है सर, बिल्कुल जल्दी। तो उनके पास बहुत से लोग ऐसे थे जो हिंदुस्तान और अमेरिका चले गए थे और वहाँ से दहशतगर्दी की तंजीमें चला रहे थे, और ये भी यहाँ पर यही कहते थे कि वो मिसिंग पर्सन्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान को इस किस्म के इक़दाम उठाने चाहिए, और जो पाकिस्तान की आवाम पर या पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर मैली आंख उठाए उसको कुचल देना चाहिए। मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि क्या ज़रूरत है, अगर हमारे मुल्क में पुलिस और दूसरी एजेंसीज मौजूद हैं तो हमारे दिफाई इदारे या हमारी इंटेलिजेंस इदारे उन लोगों को क्यों अरेस्ट करेंगे? और अगर अरेस्ट करके मिस ही करना हो तो फिर उनको पहले मार के क्यों ना फेंक दिया जाए किसी और तरीके से। ये मैं नहीं समझता कि हमारे इदारे इसमें मुलव्वस हैं, बल्कि इसके अंदर दहशतगर्द तंजीमें और उनके लोग मुलव्वस हैं, और बाद में वही इंटरनेशनल कंट्रीज जो हैं उनके लवाहिकीन को लाके रोड पे बिठाती हैं, असम्बलियों के सामने एहतजाज करवाती हैं, ताकि मुल्क बदनाम हो और मुल्क के ऊपर दहशतगर्दी का कलंक लगाया जाए। इसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, और बहुत सारे हमारे जो भी दुश्मन ममालिक हैं और जो हमारे इंटरनल दुश्मन हैं वो सब के सब इसमें शामिल हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब, सेनेटर गौस नियाजी साहब, PJ मीर साहब, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब। अपने चारों मेहमानों का मैं बेहद मशकूर हूँ और शुक्रगुजार हूँ, और बस यही कहूँगा इख्तिताम पर, दो चीज़ों की ख्वाहिश।
ایک یہ کہ اب یہ مسنگ پرسنز والا نیریٹو ہے اس کو اب ایک سائڈ پہ رکھنا چاہیے اور حقیقت پسند سوچ اور رویہ اختیار کرنا چاہیے. اگر یہ بلوچ یکجہتی کونسل کی لیڈر کہہ رہی ہیں کہ ان دہشت گردوں کے لواحقین ہمارے کیمپ میں ہیں تو پھر یقیناً دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. اور دوسری خواہش آخر میں یہ کہوں گا کہ پلیز ووٹ ضرور دیجیے گا, جس کو چاہیں دینا ہے دیں, دیجیے گا ضرور, کیونکہ جب تک 70-80% ووٹر ٹرن آؤٹ نہیں ہے یہ ڈیموکریسی, یہ جمہوریت نہیں ہے, ایک تماشا ہے. مجھے یاد دیجیے. اللہ حافظ.